हेलो एवरीवन। आज हम लोग मार्केटिंग एनवायरनमेंट के बारे में बात करेंगे। आज हम लोग जानेंगे कि मार्केटिंग एनवायरनमेंट का मीनिंग क्या है, इसके डेफिनेशंस क्या क्या हैं, डिफरेंट राइटर्स ने क्या क्या डेफिनेशंस दिए हैं और इसके कंपोनेंट क्या हैं। इसके जो दो कंपोनेंट होते हैं वो है इंटरनल फोर्सेस और एक्सटर्नल फोर्सेस। आज इनके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इसके मीनिंग से। मार्केटिंग एनवायरनमेंट से उन बाहरी घटकों मतलब एक्सटर्नल फोर्सेस और इंटरनल फोर्सेस से है जो किसी भी फर्म की मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को प्रभावित करती हैं। इन फोर्सेस पे फर्म का नियंत्रण नहीं होता। जनरली फर्म का नियंत्रण एक्सटर्नल फोर्सेस पे नहीं होता है, ठीक है। और वैसे भी हम लोग मार्केटिंग एनवायरनमेंट के जो ये कंपोनेंट्स हैं वो इंटरनल फोर्सेस पे ज़्यादा ध्यान न देकर हम लोग एक्सटर्नल फोर्सेस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है। इंटरनल फोर्सेस पे भी ध्यान देनी होती है, लेकिन मेन हमारा कंसर्न एक्सटर्नल फोर्सेस से होता है, ठीक है। तो मार्केटिंग एनवायरनमेंट एक्सटर्नल फोर्सेस का सम टोटल है जो कि इंटायर फर्म को घेरे हुए रहता है, ठीक है। ये फैक्टर्स मार्केटिंग डिसीजन को इफेक्ट करते हैं। इसमें समस्त जो फैक्टर्स हैं अथवा जो फोर्सेस हैं वो किसी भी फर्म के मार्केटिंग एफर्ट्स को इफेक्ट करती हैं। फिलिप कॉटर बोलते हैं, विपणन पर्यावरण में फर्म के विपणन प्रबंधक कार्य के बाहरी घटक व शक्तियां सम्मिलित हैं जो लक्षित ग्राहकों के साथ सफल व्यवहारों का विकास और उन्हें बनाए रखने की विपणन प्रबंध की योग्यता को आगे बढ़ाती है। इंग्लिश में है, अ कंपनीज मार्केटिंग एनवायरनमेंट कंसिस्ट्स of the factors and forces external to be marketing management functions of the firm that impinge on the marketing management's ability to develop and maintain successful transactions with its targeted customer। कहने का मतलब यह है कि जो ये मार्केटिंग एनवायरनमेंट है और उसके जो मैनेजमेंट हैं ये सब और सब क्या करते हैं, उनके जो टारगेटेड कस्टमर हैं उनको ध्यान में रखकर उस टारगेटेड कस्टमर से रिलेटेड जो भी है उनका अध्ययन करते हैं, ठीक है। इस प्रकार स्पष्ट है कि मार्केटिंग एनवायरनमेंट में जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं वो अनकंट्रोलेबल है, ठीक है। और इस एनवायरनमेंट के उचित अध्ययन पर ही जो मार्केटिंग मैनेजमेंट है वो उसकी सफलता निर्भर करती है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट, ठीक है। जो मार्केटिंग एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स हैं इनको दो पार्ट में डिवाइड किया है, इंटरनल फोर्सेस और एक्सटर्नल फोर्सेस में। पहले हम लोग इंटरनल फोर्सेस की बात करते हैं। मार्केटिंग एनवायरनमेंट का इंटरनल फोर्सेस जिसको हम लोग माइक्रो लेवल भी बोल सकते हैं, माइक्रो लेवल एनवायरनमेंट उन फोर्सेस से रिलेट करता है जिस पर मार्केटिंग मैनेजमेंट का कंट्रोल होता है, ठीक है। वह इन फोर्सेस में आवश्यक परिवर्तन करने की स्थिति में रहता है, ठीक है। अब इंटरनल फोर्सेस को भी दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। पहला है कंपनीज रिसोर्सेज मतलब कंपनी की संसाधन और दूसरा है मार्केटिंग मिक्स अर्थात विपणन मिश्रण। हम लोग कंपनीज रिसोर्सेज के बारे में बात करते हैं तो इसके अंतर्गत आता है पहला कैपिटल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज, पूंजी या वित्तीय संसाधन। जैसे
लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा का परचेज करने व बिजनेस के डे टू डे वर्क को रेगुलेट करने के लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। इस टाइप के फाइनेंशियल रिसोर्सेस की व्यवस्था का कार्य मार्केटिंग ऑफिसर्स द्वारा न किया जाकर प्रायः किसके द्वारा किया जाता है? फाइनेंस ऑफिसर के द्वारा किया जाता है। ठीक है। दूसरे आते हैं मटेरियल्स। तो विभिन्न प्रकार के जो टूल्स हैं, रॉ मटेरियल है व एनर्जी है, इसकी उपयोग प्रोडक्शन जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके द्वारा किया जाता है, परंतु ये सब मटेरियल के क्रय का कार्य कौन करता है? विपणन, जो मतलब मार्केटिंग जो डिपार्टमेंट होता है उसी के कार्य क्षेत्र में आता है। ठीक है। फिर आता है ह्यूमन रिसोर्सेज। इसमें सभी प्रकार के कर्मचारियों व अधिकारियों को सम्मिलित किया जाता है। विपणन कर्मचारियों की नियुक्ति, प्रशिक्षण और पर्यवेक्षण, ठीक है, उनका रिक्रूटमेंट, उनकी ट्रेनिंग और उनका सर्विलेंस मतलब उनकी देखरेख हेतु सेवी वर्गीय विभाग, ठीक है, वह मार्केटिंग डिपार्टमेंट में निकट सहयोग आवश्यक है। इंफॉर्मेशंस की बात करें तो इंफॉर्मेशन से आशय इंटरनल रिसर्च रिलेटेड व गुप्त सूचनाओं से है। रिसर्च रिलेटेड इंफॉर्मेशन सर्वेक्षण द्वारा एकत्र की जाती है और इनका उपयोग विपणन कार्यक्रमों में किया जाता है। सप्लायर्स की अगर बात करें तो सप्लायर एकाकी अथवा व्यवसायिक गृह होते हैं जो कि किसी कंपनी को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराते हैं। कंपनी को ऐसे पूर्तिकर्ताओं का चयन करना चाहिए जो कि उसको पर्याप्त मात्रा में माल यथासंभव, यथा समय, उत्तम किस्म, उचित शर्तें एवं उचित मूल्य पर दे सके। जो सप्लायर्स हैं एनवायरनमेंट में होने वाले विकास कंपनी के विपणन निर्णयों को प्रभावित करते हैं। और भी हैं जैसे लोकेशन ऑफ बिजनेस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, पब्लिक इमेज एक्सेट्रा। तो ये जो कंपनीज रिसोर्सेज हैं इन पे कंपनी का कंट्रोल होता है। ठीक है। जैसे कैपिटल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज की मैं बात किया, मटेरियल्स की बात किया, ह्यूमन रिसोर्सेज की बात किया, इंफॉर्मेशन की बात किया, सप्लायर्स की बात किया, लोकेशन ऑफ बिजनेस, ये सारे कुछ किसके अंतर्गत होते हैं? कंपनी का कंट्रोल इस पे होता है, बिजनेस फर्म का कंट्रोल इस पे होता है। बात करते हैं मार्केटिंग मिक्स का। तो मार्केटिंग मिक्स से पहले इसकी मीनिंग हम लोग पहले ही जान चुके हैं, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि मार्केटिंग मिक्स से आशय उन सभी मार्केटिंग डिसीजन से है जो सेल्स को प्रमोट करने में मदद करती हैं। ठीक है। तो ये जो मार्केटिंग मिक्स का जो 4 थे फैक्टर्स, जिसमें क्या क्या आता था? प्रोडक्ट, प्लेस, प्रमोशन और प्राइस। इसके अंतर्गत मार्केटिंग का ये सब मुख्य भाग्य होता है। अब कोटलर के अनुसार मार्केटिंग मिक्स नियंत्रणीय जो भी फैक्टर्स हैं, मतलब कंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं, एक ऐसा समूह है जिसका प्रयोग कस्टमर के परचेज डिसीजन को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। अब जैसे एक एग्जांपल बताते हैं, कोई भी हम लोग प्रोडक्ट बनाए हैं और मार्केट में अलाइक प्रोडक्ट, मतलब उसके जैसा प्रोडक्ट है बट हमारा ब्रांड अलग है, कंपोजिशन वगैरह से में ब्रांड अलग है, तो अब हमारा प्रोडक्ट वो कोई दूसरा कस्टमर खरीदेगा कैसे? तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उनकी जो परचेज जो डिसीज़न है, कस्टमर के जो परचेज डिसीज़न है, उनको अपनी तरफ खींचने के लिए
उन कस्टमर के परचेज डिसीजन को चेंज करने के लिए हमको डिफरेंट वर्क करने पड़ते हैं, प्रमोशन करने पड़ते हैं, इजी अवेलेबिलिटी करवानी पड़ती है। तो ये सब किसके अंतर्गत आता है? मार्केटिंग मिक्स के अंतर्गत आता है। तो इस पे किसका कंट्रोल होता है? इंटरनल फोर्सेस के अंतर्गत आता है, इस पे कंपनी का कंट्रोल होता है। ठीक है, आई होप इंटरनल फोर्सेस क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग बात करते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस का। तो जैसा पहले ही बताया गया है कि एक्सटर्नल फोर्सेस पे बिजनेस फर्म का कोई कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, इस फोर्सेस को हम लोग मैक्रो एनवायरनमेंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब इसके अंतर्गत क्या क्या पॉइंट आते हैं? सबसे पहला है डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। इसके अंतर्गत जो पॉपुलेशन क्रिएशन, पॉपुलेशन की जो जनसंख्या की जो संरचना है, उसके आयु समूह हैं, लिंग के अनुसार जो विभाजित किया गया है, आय समूह है, इन सबको सम्मिलित किया जाता है। जो डेमोग्राफिक रिलेटेड सूचनाएं हैं, इसके सही ज्ञान के अभाव में एक जो मार्केटिंग मैनेजर है वो अपने कार्य में सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि इसमें मार्केटिंग में क्या करना होता है? हमें कस्टमर को संतुष्ट करना, सेटिस्फाई करना होता है, उनके बारे में हमें जानना पड़ता है, उनकी आवश्यकताओं के बारे में जानना पड़ता है, उसी के अकॉर्डिंगली हम अपने प्रोडक्ट को मार्केट कर पाते हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि अब डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट पे तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे अगर हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं और तो हम लोग पहले तो मार्केट का रिसर्च ही करना पड़ेगा कि हम लोग किसके लिए प्रोडक्ट बनाएंगे। सबसे बड़ा पहला क्वेश्चन आता है कि जो भी हम लोग प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करने जा रहे हैं वो किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो किस एज ग्रुप के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, किस सेक्स बेस पे हम उसे प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या ऐसा प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसका बेस सेक्स हो, इट मीन्स वो मेल के लिए प्रोड्यूस किया जा रहा है, वो फीमेल के लिए प्रोड्यूस किया जा रहा है, किस एज ग्रुप के लिए हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट है जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। दूसरा आता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से हमारा आशय जो कस्टमर है उनके परचेज पावर और उनके जो खर्च करने की इच्छा है इससे संबंधित है। आर्थिक वातावरण पर ही प्रभावी मांग निर्भर करती है। ठीक है, कस्टमर का परचेजिंग पावर क्या है और उसकी खर्च करने की इच्छा क्या है, इसी पे उसकी मांग डिपेंड करती है। ठीक है, तीव्र आर्थिक विकास से रोजगार व आय के स्तर में वृद्धि होती है और परिणाम स्वरूप अनेक उत्पादों में मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी में भी वृद्धि होती है। इस प्रकार आर्थिक पर्यावरण मतलब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट भी मार्केटिंग एनवायरनमेंट को प्रभावित करती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट एंड कंडीशंस, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण व दशाएं। हमारा समाज परिवर्तनशील है, समय के साथ साथ अनेक प्रकार की नई डिमांड पैदा होती है और पुरानी डिमांड समाप्त हो जाती है। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट के लिए यह आवश्यक है कि वह बदलती हुई मांग के अनुरूप अपनी जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज हैं उसको तैयार करें और जो नई सामाजिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करें। ठीक है, तो सामाजिक पर्यावरण के 3 प्रमुख पहलू हैं, जिसमें पहला आता है चेंज इन लाइफस्टाइल एंड सोशल वैल्यूज, दूसरा आता है मेजर सोशल प्रॉब्लम और तीसरा आता है ग्रोइंग कंज्यूमरिज्म मतलब बढ़ता हुआ उपभोक्तावाद। ठीक है, तो इन सबको ध्यान में रखा जाता है। पहले की बात करें चेंज इन लाइफ स्टाइल एंड सोशल वैल्यूज, तो इसके अकॉर्डिंगली हमारी जीवन शैलियाँ और सामाजिक मूल्य बदलते रहते हैं। उदाहरण के लिए समाज में स्त्रियों की भूमिका में परिवर्तन। ठीक है, पहले स्त्रियां गृहिणी हुआ करती थी और अब कार्यशील महिलाएं हुआ करती हैं। लोगों का वस्तुओं की संख्या या मात्रा के स्थान पर उनकी किस्म की ओर अधिक ध्यान देना।
ठीक है। अब लोग प्रोडक्ट की क्वालिटी पे विशेष ध्यान देते हैं, उसकी क्वांटिटी पे विशेष ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है। सरकार पर हमारी निर्भरता में वृद्धि, हम लोग सरकार पे बहुत ज़्यादा निर्भर होने लगे हैं। मनोरंजन क्रियाओं को अधिक प्राथमिकता दिया जाना, लोगों में पैसे बचाने के स्थान पर अधिकाधिक व्यय करने, यहाँ तक कि उधार पर क्रय करने की प्रवृत्ति का बढ़ना। ठीक है। क्रेडिट पे भी लोग परचेज कर रहे हैं अब। सेक्स संबंधित स्वतंत्रता में वृद्धि, स्थगित सुख संतोष के स्थान पर तुरंत सुख पर अधिक ध्यान देना इत्यादि आता है। अब आता है मेजर सोशल प्रॉब्लम्स की बात करें तो पर्यावरण प्रदूषण के प्रति चिंता, सामाजिक उत्तरदायित्वपूर्ण विपणन नीतियां, मतलब जो भी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट हैं, इन सबको, विभिन्न प्रकार के रोजगारों में सुरक्षा की आवश्यकता, इररिप्लेसेबल संसाधनों का संरक्षण, मतलब जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उनको संरक्षित करना, और जो भी है उत्पाद है उसका मार्केटिंग करना, ये सब शामिल हैं। ठीक है। और बढ़ता हुआ उपभोक्तावाद, मतलब ग्रोइंग कंज्यूमरिज्म। तो पिछले कुछ वर्षों में विशेष रूप से यह 1960 के बाद यह बढ़ता हुआ उपभोक्तावाद, ग्रोइंग कंज्यूमरिज्म, जो उपभोक्ता असंतोष व उनकी बढ़ती हुई आकांक्षाओं का प्रतीक है। मतलब कंज्यूमर अब क्या चाह रहे हैं, उनके जो एक्सपेक्टेशन है वो बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है। तो ये सब जो है सामाजिक एवं सांस्कृतिक, पर्यावरण व दशाएं, इनमें चेंजेस हो रही हैं। तो ये तो कंट्रोलेबल नहीं है, ये किसी भी बिजनेस यूनिट के अंडर या कंट्रोलेबल नहीं है, वो कंट्रोल नहीं है इस पर। नेक्स्ट पॉइंट आता है पब्लिक पॉलिसी, एनवायरनमेंट और लीगल एंड पॉलिटिकल फोर्सेस। ठीक है। तो जो भी हम लोग मार्केटिंग एक्टिविटीज़ हैं और व्यवसायिक क्रियाकलापों में राजनीतिक एवं वैधानिक शक्तियों का महत्व निरंतर बढ़ रहा है। सरकार की मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज़, कस्टम ड्यूटीज़ आदि जो मार्केटिंग, ये जो प्लान है, ये मार्केटिंग सिस्टम है, उसको प्रभावित कर रही हैं। उपभोक्ता संबंधी अधिनियम उपभोक्ता हितों के संरक्षण का प्रयास करते हैं। हमारे देश में तो एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार नियम हेतु भी अधिनियम है, मॉनेटरी एंड रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस। विपणन प्रबंध को इन सभी कानूनों का ध्यान रखना होता है। इन कानूनों के प्रावधानों की अनदेखी नहीं की जा सकती है। ठीक है। तो ये सब ये भी जो लीगल एनवायरनमेंट है, पब्लिक पॉलिसी एनवायरनमेंट है, ये भी एक बिजनेस यूनिट के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में काउंट किया जाता है, उस पर इसका कंट्रोल नहीं होता है। फिर बात करते हैं साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट फैक्टर्स। ठीक है। आज आधुनिक युग में देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा इनोवेशन हो रहे हैं। तो इनोवेशन के कारण क्या होती हैं, जो भी जैसे किसी बिजनेस फर्म के पास पुरानी टेक्नोलॉजी है, अब नई टेक्नोलॉजी से कम लागत में ज़्यादा उत्पादन की जा रही है, तो जो उसमें इन्वेस्ट हुआ था पुरानी तकनीक में, हमारी जो लागत लगी थी, वो तो वेस्ट चला जा रहा है, क्योंकि ऑब्सोलेट हो, आउटडेटेड हो जा रहा है वो। तो इस पे भी कंट्रोल नहीं है उनका। फिर आता है कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। अब कंपटीशन तो बना ही है मार्केट में, कंपटीशन पे भी उनका कोई कंट्रोल नहीं होता है, किसी भी बिजनेस फर्म का कोई कंट्रोल नहीं होता है। नेक्स्ट आता है कस्टमर और कंज्यूमर डिमांड एनवायरनमेंट। ठीक है। ग्राहक अथवा उपभोक्ता मांग पर्यावरण। उपभोक्ता मांग निरंतर बदलती रहती है और इसका सही अनुमान लगाना संभव नहीं है। कस्टमर ओरिएंटेड मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली जो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ का जो सेंटर पॉइंट है वो क्या है, कस्टमर्स की क्या क्या नीड्स हैं, उनकी इच्छाओं पे निर्धारित होती हैं, निर्भर होती हैं। जो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है, मार्केटिंग सिस्टम जो है और उसकी कार्यक्रम कस्टमर की आवश्यकता अनुसार उनके संतुष्टि को के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ही संगठित व क्रियान्वित किए जाते हैं। पीटर एफ ड्रकर के अनुसार व्यावसायिक उद्देश्य की एक ही वैध परिभाषा है, ग्राहक तैयार करना। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो
इकोलॉजी ऑफ नेचर और फिजिकल एनवायरनमेंट, परिस्थिति विज्ञान या प्रकृति या प्राकृतिक पर्यावरण। आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में मार्केटिंग के विस्तृत विचार के रूप में प्राकृतिक पर्यावरण उत्पादन व विपणन के क्षेत्र में विशिष्ट स्थान रखता है। ठीक है। प्रकृति विशेषज्ञ संपूर्ण प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण और उसे बचाए रखने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। यह कहा जाता है कि विकसित राष्ट्रों में उच्च उपभोग आर्थिक प्रणाली में पॉल्यूशन जो है वो अपरिहार्य है। आज एक मार्केटर को न केवल ग्राहकों की आवश्यकताओं को संतुष्ट करना होता है बल्कि सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु यह भी ध्यान रखना होता है कि उसकी क्रियाओं का समाज के हितों पर विपरीत प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है। तो आज तो सरकार स्वयं भी प्रदूषण को रोकने व पर्यावरण को अच्छा बनाए रखने हेतु प्रयासरत है। बिजनेसमैन को चाहिए कि वे इस कार्य में यथासंभव सरकार के साथ सहयोग करें और प्रदूषण निवारण संबंधी नियमों व वैधानिक व्यवस्थाओं का पालन करें। ठीक है। तो ये सब जो इंटरनल फोर्सेस है, एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कंपोनेंट ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट। तो एक बार मैं इन अ नेट सेल बहुत ही क्विक बता दे रहा हूँ कि इन इंटरनल फोर्सेस हैं, इस पे किसी भी बिजनेस फर्म के का कंट्रोल होता है और एक्सटर्नल फोर्सेस पे किसी भी बिजनेस फर्म का कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।